बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दिला स्टार विद यासिर रशीद। नाज़रीन, हम हुकूमत के मशकूर हैं कि हमें इस शेर का मतलब समझा दिया कि मुश्किलें इतनी पड़ी हम पर कि आसान हो गई। सलाम पेश करते हैं अपनी हुकूमत और उनकी टीम को कि जिन्होंने अवामी मफाद और फलाह के जिस काम पर भी हाथ डाला, अवाम को दिन में भी तारे नजर आने लगे। गंदम की कीमत हुकूमत ने 1400 रुपए तय की, लेकिन अवामी मफाद में उसे ओपन मार्केट में 1950 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। हुकूमत ने कमाल कर दिया। वज़ीर आज़म ने हुकूमती रेट ऐसी बहाल की कि तेल की कीमत कम की तो अवाम को तेल सूंघने से भी महरूम कर दिया। सब्जी और फ्रूट पर हुकूमत ने ज़ख़ीरा अंदोज़ों पर अल्टीमेटम दिया तो टमाटर, आलू समेत तमाम खाने पीने की अशिया अवाम की दस्तरस से दूर कर दी गई। ये सारे मामलात देखकर हुकूमत ऐसी डरी है या फिर माफिया ऐसा डरा है कि हुकूमत की नज़रों से तमाम चीज़ें ओझल करके रखती हैं। पहले जिस रेट पे चीज़ें मुयस्सर थीं, अब उस रेट पर नहीं मिल रहा। इस हुकूमत की वजह से ऐसी चीज़ें महंगी होना शुरू हो चुकी हैं। नाजरीन, हम अपनी हुकूमत को सलाम पेश करते हैं कि हुकूमती रेट क्या होती है, उसका मतलब भी हुकूमत ने हमें समझा दिया है। कोई मुश्किल नहीं होती, कोई बहरान नहीं होता। बस आपने सब्र का दामन नहीं छोड़ना और बस घबराना नहीं है। हुकूमत ऐसे ही अपनी रेट बहाल करती रहेगी। गंदम की कीमत किसने बढ़ाई? उस जिम्मेदार ने कि जिसने काश्त की, या फिर उस फ्लोर मिल ने जिसने उसे खरीदा, या फिर उस कमीशन खोरों ने जिन्होंने उसे ओपन मार्केट में फरोख्त किया, या उस माफिया ने जिसका आज तक कोई सुराग नहीं लगा सका। लेकिन हुकूमत का नारा है कि माफिया को नहीं छोड़ा जाएगा। इसी इशू पर बात करने के लिए सीनियर सहाफ़ी राना अजीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं और दीगर मेहमान जिनमें अब्दुल रऊफ मुख्तार साहब जिनका ताल्लुक फ्लोर मिल्स एसोसिएशन से है वो हमारे साथ मौजूद हैं, जावेद विर्क साहब सदर पंजाब अंजुमन ज़मींदार वो हमारे साथ मौजूद हैं और तर्जुमान पंजाब हुकूमत मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा हमें ज्वाइन करेंगी। राना साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आऊँगा। पेट्रोल हो, अद्वियात हो, अशियाए ज़रूरिया की कीमतें हों, जिस पर भी हुकूमत की जानिब से नोटिस लिया गया उसकी कीमतें जितनी बड़ी थी वहीं पर मुस्तहकम होकर रह गई और अवाम को यह बर्दाश्त करना पड़ रहा है। अब गंदम की भी सूरत हाल देखें कि गंदम की कीमत हुकूमत ने मुतय्यन की 1400 रुपए और अब 1950 में फरोख्त हो रही है। माफिया ज्यादा मजबूत हो चुका है या हुकूमत को माफिया की कुछ समझ ही नहीं है? देखें यासर, माफिया कोई नहीं है, हुकूमत खुद एक माफिया बन चुकी है। मामला बड़ा क्लियर सा है कि 1400 रुपये किलो रेट आपने मुकर्रर किया, 43.2 मिलियन मेट्रिक टन गंदम। आपका कहना है कि हम हुकूमत कहते हैं, हुकूमती वजीर कहते हैं कि हुकूमत के पास मौजूद है और इससे डबल गंदम जो है अभी किसानों के पास मौजूद है। ये हमारा दावा नहीं, ये हुकूमत का दावा है। अब मान लें कितनी गंदम अगर आपके पास मौजूद हो तो फिर किसी एक फ्लोर मिल्स को भी हड़ताल नहीं करनी चाहिए, रोटी महंगी नहीं होनी चाहिए, गंदम का किल्लत नहीं पैदा होनी चाहिए, गंदम जो है वाफर होनी चाहिए और गंदम की जो कीमत मुकर्रर की है वो भी उसी तरह होनी चाहिए। हुकूमत कहती है कि हमने स्मगलिंग रोक दी, गंदम जो है वो दूसरे सूबा में भी नहीं जा रही, गंदम जो है वो वहाँ पर अफ़गानिस्तान भी नहीं जा रही। लेकिन नहीं जा रही तो गंदम नहीं मिल रही, बाकी सबको मिल रही, नहीं मिल रही तो आम आदमी को नहीं मिल रही। गंदम से बनाया हुआ आटा नहीं मिल रहा तो आम आवाम को नहीं मिल रहा। बदकिस्मत यह है कि इस हुकूमत के हवाले से हम नहीं कह रहे, आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने एक्शन लिया है आज, और उन्होंने हुकूमत पंजाब को कहा है कि चाहे जो मर्जी करे, चाहे जो मर्जी करे, हर सूरत में अवाम को सस्ता आटा दें, हर सूरत में। ये मैं नहीं कह रहा, ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान कह रहे हैं। अब मुझे बताएं क्या होगा? क्या अब आवाम को सस्ता आटा देने के नाम पर अरबों रुपए किसको जाएंगे? किसके लिए दिए जाएंगे अरबों रुपए? वो अरबों रुपए किसकी जेब में जाएंगे? पहले तो ये हिसाब दिया जाए कि अगर 43.2 मिलियन मेट्रिक टन गंदम मौजूद है तो फिर क्या फ्लोर मिल्स वाले जो हैं वो 2 नंबरी कर रहे हैं? क्या जिन DCOs की ड्यूटी लगाई गई थी, जिन पटवारी और तहसीलदारों की ड्यूटी लगाई गई थी, क्या उन्होंने गंदम आगे किसी ऐसे लोगों को जिम्मेदार से खरीद कर बेची कि जो माफिया है? क्या फ्लोर मिल्स माफिया है? अगर नहीं है ये माफिया तो फिर माफिया हुकूमत खुद है, फिर वो सरकारी अफसरान माफिया हैं। इसका जवाब हुकूमत को देना होगा। या सिर्फ एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि आज तमाम तार अहकामात के बावजूद वज़ीर आला पंजाब ने कल कहा था कि रोटी महंगी नहीं होगी, आज पूरे लाहौर में महंगी रोटी, महंगा नान मिला। जो गंदम है वो नायाब है, आटा मिल नहीं रहा, जहां मिल रहा है मन जो उनके रेट है उस रेट पे मिल रहा है, सरकारी रेट पे नहीं मिल रहा। अगर मिल रहा होता तो आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस पर एक्शन ना लेते।
सही, हम कैटेगोरिकल बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ज़मींदारों के हवाले से, फिर फ्लोर मिल्स के हवाले से, फिर हुकूमती एक्शन के हवाले से। जावेद विर्क साहब, आपकी जानिब आऊँगा। कहिएगा कि इस साल हुकूमत ने किस रेट पर गंदम खरीदी? क्या वो 1400 ही था या 1400 से ज़्यादा या कम पे खरीदी गई? और फ्लोर मिल्स ने किस रेट पर खरीदी? और साथ ही ये कि क्या गुज़श्ता साल की निस्बत इस साल पैदावार में कोई कमी वाक़ई हुई है? साहब, इस दफा 1400 रुपये इन्होंने कीमत ली है, हालांकि जिम्मेदार को कम कीमत मिली है। इसके बावजूद जिम्मेदार ने खुशी के साथ दी। जब इन्होंने अपना कोटा पूरा कर लिया है, अब बताएं ये गंदम किधर गई है? ये गवर्नमेंट के लेके हम मिनिस्टर साहब को, वजीर साहब, इनका डीसीओ साहब को लेके, हर डीसीओ को उन्होंने खुद खरीदी है। इनके पटवारी, इनके तहसीलदार गाँव में जाके खरीद रहे हैं। ये गंदम ही है, बाहर भी नहीं गई। इंडिया का बॉर्डर बंद है, पाकिस्तान का बॉर्डर बंद है, तो क्या मसला क्या है? कौन सा माफिया है? माफिया सर गवर्नमेंट खुद है जो गरीबों को नहीं मिल रही। ये कौन सी बात है कि गंदम ही वाफर हो? एक माह पहले गंदम इन्होंने पूरा कोटा अपना कर लिया है। अब इन्होंने बताना है को गंदम किधर गई। इनका डीसीओ क्या कर रहा है, इनका चीफ सेक्रेटरी क्या कर रहा है, इनके मिनिस्टर क्या कर रहे हैं? इनके एसी बंद कराएं, इनको गाड़ियां से छीने, इनको क्या बाहर जाएं, जाएं महलों में, जाएं शहरों में, ट्रक लेके आए, आटे के जगह जगह खड़े कर दें। मैं देखूंगा शाम को सस्ती होती कि नहीं। अब्दुल-रऊफ साहब, जैसा कि जावेद विर्क साहब कह रहे हैं कि फ्लोर मिल्स और हुकूमत तो गंदम लेके जा चुकी है, आपने ये जिम्मेदारों से या हुकूमत से, दोनों पार्टी से, किस रेट पे गंदम खरीदी? उसका जो रेट मुतय्यन किया गया था, क्या उसी रेट पे या फिर आपको भी बढ़ के रेट पे ओपन मार्केट में गंदम खरीदना पड़ी? देखिए जी, गवर्नमेंट का रेट था 1400 रुपए और गवर्नमेंट ने, जो पंजाब गवर्नमेंट ने, उसने 41 लाख टन 1400 रुपए में गंदम खरीदी। जबकि फ्लावर मिल को इस दफा इन्होंने बैन कर दिया था कि वो स्टॉक नहीं करेंगे। तो अभी जो मार्केट में गंदम का रेट है प्राइवेट का, लाहौर में 1900 से ऊपर रेट है और साउथ में चले जाएं तो वहाँ 1850 के करीब है। देखें, पिछले साल गवर्नमेंट ने जितनी गंदम खरीदी थी, इस साल उससे 25 लाख टन ज्यादा खरीदी है। इसकी वजह से, और फ्लावर मिल के पास पिछले साल 14 लाख टन थी पंजाब में, अब उनके पास, हमारे पास जीरो स्टॉक है। तो गंदम सारी गवर्नमेंट के पास है। 41 लाख टन इन्होंने पंजाब गवर्नमेंट ने खरीदी है, कोई 15 लाख टन पास्को ने खरीदी है और 13 लाख टन सिंध फूड ने खरीदी है। सिंध फूड ने पिछले साल कोई स्टॉक नहीं लिया था, जीरो परचेज थी। और पंजाब की पास्को ने पिछले साल 8 लाख टन ली थी। तो जो हमारी क्रॉप है उसका साइज ऑलमोस्ट वही है जो पिछले साल से, बल्कि उससे थोड़ा ज्यादा है। मगर पिछली दफा जो चेंज है पिछली दफा से और इस दफा से, पिछली दफा पास्को, सिंध गवर्नमेंट और पंजाब फूड के पास कैरी फॉरवर्ड स्टॉक था, जो इस वक्त इस साल नहीं था। तो अभी इनके पास वही वीट है जो इन्होंने इस साल खरीदी है। तो दूसरा, इंशाल्लाह आप देखेंगे आने वाले वक्तों में कि आटे का कोई ऐसा इशू नहीं रहेगा। और हमने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से भी कहा है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से भी कहा है कि आप 20 लाख टन गंदम इंपोर्ट कर लें। जो आपके पास शॉर्टफॉल है वो अभी से आप पूरा कर लें। अभी बहुत टाइम है, जुलाई है अभी। नहीं, आप समझते हैं कितनी गंदम खरीदने के बावजूद भी शॉर्टफॉल है? जी सर, शॉर्टफॉल है। अगर शॉर्टफॉल है तो डबल गंदम हुकूमत कहती है अभी पड़ी है अपनी मार्केट में, तो बजाय हम बाहर से लाने के, किसको फायदा होगा फिर? सर देखें, मार्केट में गंदम उस तरह नहीं है, पंजाब में बिल्कुल नहीं है, सिंध में कुछ है, वो आ रही है। पंजाब में अभी मैं जो बात कर रहा था, अभी गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर में परमिशन दी हुई कि आप जितनी मर्जी वीट इंपोर्ट कर लें, मगर प्राइवेट सेक्टर अब इन्होंने 1475 रेट बना दिया। प्राइवेट सेक्टर वीट इंपोर्ट नहीं करेगी क्योंकि वो 1600-1700 रुपए मन में पड़ती है लाहौर में। तो अब वो गवर्नमेंट को, अगर हम बाहर से मंगवाते हैं तो किस रेट में बढ़ेगी? सर देखें, $220 रेट है कराची पहुंच का, तो लाहौर में आते आते उसका रेट 1700 से ऊपर हो जाता है। तो इसका मतलब है फिर नवाजने, फिर इसका मतलब हम ये कह दें कि फिर एक नवाजने का सिलसिला शुरू होने लगा है? नहीं सर, इसमें नवाजने वाली तो कोई बात नहीं। इंटरनेशनल रेट है, प्राइवेट सेक्टर में भी
चले ठीक मुसरत साहिबा का स्टांस इस पे ले लेते हैं। मुसरत साहिबा, जैसा कि बात यह है कि हुकूमत कीमतें रेगुलेट अभी तक क्यों ना कर सकी, वो अशियाए ज़रूरिया की हों, पेट्रोल की हों या दीगर चीज़ों की, जब भी बहरान पैदा होता है एक दिन में पैदा होता है और फिर हमें हफ्तों उसको भुगतना पड़ता है, नोटिस लिया जाता है और नोटिस के बाद बहरान के दौरान जितनी कीमत बढ़ती है उसी पे ही उसको मुस्तहकम कर दिया जाता है। अवाम आसाइशी अशिया दूर हो जाने पर सब्र कर लेती है, लेकिन जब नवाला मुंह से दूर होने लगे ना तो बगावत उस वक्त जन्म लेती है। हम माफिया कहें किसे? जमींदार तो कहता है हमने तो बेच दी, फ्लोर मिल्स वाले कहते हैं ओपन मार्केट में रेट ज्यादा है, हुकूमत ज्यादा ले गई, तो माफिया कौन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। बेसिकली मैं अर्ज करूं, अगर हम सिर्फ अभी इस वक्त अगर आटे के क्राइसिस की बात करें तो गवर्नमेंट का फ्लोर मिल के जितने भी हमारे लोग हैं उनके साथ निगोशिएट हो गया हुआ है। सिर्फ इंशाल्लाह ताला कोई चंद रुपए, कोई 5 से 10 रुपए की फ्लक्चुएशन मजीद होगी, यानी कि अगर गवर्नमेंट ने मुकर्रर किया था 850, लेकिन जो फ्लोर मालिकान हैं उनकी तरफ से ये डिमांड थी कि उसमें उनका कुछ कमी बेशी की गुंजाइश थी। उसके बाद फिर गवर्नमेंट ने अब निगोशिएट करके तो अब ये इंशाल्लाह ताला 860 पे हम इंश्योर करेंगे विद इन अ कपल ऑफ डेज, मैक्सिमम एक दिन की बात है। मैंने कपल ऑफ डेज इसलिए कह दिया कि अगर उसमें लेकिन आप गंदम की ओपन मार्केट में कीमत देखें 1400 से 1950, 550 का फर्क है। देखिए, हम इंशाल्लाह ताला मैंने अर्ज किया कि बेसिकली तो ये सारा क्राइसिस, ये फ्लोर मिल्स और ये सारा उसकी वजह ये है कि जब आटा नहीं मिल रहा तो लोगों को ओपन मार्केट से लेना पड़ रही है गंदम, जिसकी वजह से ये सारा एक साइकिल है ना। जब आपको फ्लोर मिल्स वाले आटा नहीं देंगे तो अवाम ने रोटी तो खानी है, तो वो जब ओपन मार्केट वाले भी फिर इसी चीज का फायदा उठाते हुए, ये बात आपकी ठीक है कि ये चीज रिपोर्ट हो रही है कि लोग अपनी मनमानी कीमतें भी लोगों ने वसूल की हैं, लेकिन ये बात भी ठीक है कि ये रिट कायम करना, प्राइस को कंट्रोल करना, ये सिर्फ गवर्नमेंट की ही जिम्मेदारी है। और इंशाल्लाह ताला विद इन 1 डे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी इस पे नोटिस लिया, सीएम साहब ने तो ऑलरेडी लिया हुआ था। सो इंशाल्लाह अब ये चीज ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। देखें, हमने बारहा अर्ज की प्राइम मिनिस्टर साहब ने, सीएम साहब ने और हम भी जो वर्कर क्लास से लोग हैं कि देखें बेसिकली ये बात तो ठीक है, इसको डिनाई कोई भी नहीं कर सकता। ये दीवार पे लिखी हुई बात है कि इस सिस्टम में, जिस सिस्टम में हम सर्व कर रहे हैं, हम गवर्न कर रहे हैं, इस सिस्टम में हर सफ में उनके सहूलतकार मौजूद हैं। बिकॉज वो जो माफिया था वो फैसिलिटेटर उनके आज भी सिस्टम में मौजूद हैं। और ये भी बात ठीक है कि वो अपनी, ये मैंने अर्ज किया कि ये बका की जंग है, या माफिया बचेगा या इस मुल्क के अवाम और स्टेट बचेगी। तो याद रखिए, मुझे तो लग रहा है माफिया ही बचेगा, कायम होगी, बचना है नहीं, अवाम नहीं बचता। अच्छा रऊफ साहब, राना साहब इंशाल्लाह उम्मीद रखें हक और सच। हम तो मेरी बहन, हम तो उम्मीद लेकर निकले थे, लेकिन आज मुझे शहर में किसी में मुझे रोटी 15 नान 15 रुपए से कम दिखा देना। वज़ीर आला साहब ने कल एक्शन लिया और आज किसी एक जगह पे भी इसको रेट कम नहीं हुए। चले अल्लाह करे, हम उम्मीद रखते हैं। लेकिन रऊफ साहब, आप मानते हैं इस बात को कि 860 रुपए में आप आटा का थैला बेचेंगे? 1475 रुपए गंदम का इशू रेट है, 837 रुपए 50 पैसे हमारा एक्सपेल आटे का रेट है, 849 रुपए हम दुकानों पे पहुंच आटा देंगे और 860 रुपए में रिटेल होगा। इंशाल्लाह कल से कोटा शुरू हो रहा है गंदम का और परसों से आपको 860 रुपए में लाहौर की पूरी मार्केट में आटा मिलेगा और कोई इंशाल्लाह आटे का इशू नहीं है। अब भी शॉर्टेज का कोई इशू नहीं है पूरे पंजाब में, सिर्फ रेट का इशू है, वो भी परसों तक सॉल्व हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि अवाम को ये रेट कम मुयस्सर हो सके। अवाम तो है, चाहे वो फ्लोर मिल्स वाले हों, चाहे वो हुकूमत हो, चाहे अपोजिशन और हुकूमत के आपसी ताल्लुकात हों, उनमें खराबी की वजह से पिस रहे हैं तो अवाम पिस रहे हैं और कोई नहीं पिस रहा। यहाँ पर ये जो ब्लेम गेम एक तरफ से जारी है, इसी की वजह से अवाम को ये सब कुछ भुगतना पड़ रहा है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिन खुशहाली लेकर आए, हम बेहतरी की जानिब गामजन हो सकें। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक।
नाज़रीन, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को आज नैब ने तलब कर रखा था मेगा करप्शन स्कैंडल केस में तहकीकात की गर्ज से, लेकिन वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की जानिब से नागुज़ीर वजूहात की बिना पर आज पेशी से माजरत के लिए दरख्वास्त की गई, जो कबूल कर ली गई है। अब 8 तारीख को उन्हें दोबारा तलब किया गया है। इसके साथ JIT की रिपोर्ट भी मंजर आम पर आ चुकी है, उस पर भी सरसरी सी बात होगी। सिंध के सियासी मंजर पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर तवानाई सिंध इम्तियाज़ शेख साहब, और इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और सीनियर सहाफ़ी राना अजीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब, आज तो नागुज़ीर वजूहात के बायस माजरत कर ली गई, कबूल भी हो चुकी है, लेकिन पेशी से ज़्यादा दिन का रिलीफ नहीं मिला, सिर्फ 2 दिन का मिला है। क्या गिरफ्तारी भी मुमकिन हो सकती है? ऐसी अफवाहें हैं या ऐसी खबरें भी गर्दिश कर रही हैं कि किसी न किसी पेशी पर वज़ीर आला सिंध की गिरफ्तारी भी हो सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। यासर, बिल्कुल ये अफवाहें गर्दिश कर भी रही हैं, और बहुत से अहम हलकों की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि वज़ीर आला सिंध जो हैं ये इनकी मुमकिन गिरफ्तारी है, ये कहा जा रहा है। देखें यासर, अगर ऐसा मामला हो गया, और आज 92 में आपने स्टोरी भी, बड़ी लीड स्टोरी भी है ये, अगर ऐसा खुदा न खास्ता मामला हो जाता तो ये जमहूरियत के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। देखें, इसमें पहले ही हालात, जमहूरी हालात को इतने अच्छे नहीं हैं, और जमहूरी हालात इसलिए भी अच्छे नहीं हैं कि अगर आप देखें, गौर करें तो हर तरफ से कोई ना कोई जमहूरी कुव्वत जो है वो किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई प्रोटेस्ट कर रही है। कभी वफाक पे सियासी हमले हो रहे हैं, कभी सूबों पे हमले, सियासी हमले मैं कह रहा हूँ, हो रहे हैं। और अगर इस सूरत हाल में, मौजूदा सिनेरियो में, अगर वज़ीर आला सिंध गिरफ़्तार हो जाते हैं, अगर गिरफ़्तार हो जाते हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी तो सिंध में सर्वाइव कर लेगी, उनके पास बहुत बड़ी अक्सरियत है, उनके ख़िलाफ़ सियासी जमातों के पास वो स्कोरिंग नहीं है कि वो उनको डिस्टर्ब कर सकें। और जहाँ तक ऑर्डिनेंस एक मौजूद है जिसके बाद फ्लोर क्रॉसिंग जो है वो भी नहीं हो सकती, तो इन तमाम सूरत हाल में वहाँ पर तो नया वज़ीर आला आ जाएगा, लेकिन एक कंपेन चल सकती है जिसका खदशा है कि आखिरकार बाकी सूबे अपनी जगह, सिंध के वज़ीर आला को ही गिरफ़्तार क्यों किया जाता है, और सिंध पर ही ये सिंध की ही अहम शख्सियात क्यों गिरफ़्तार होती हैं। और उस हालात में जब कोरोना की अरूज हो, और जब कोरोना पे कंट्रोल करने के लिए सबको मिलकर काम करना हो, उन हालात में जब मुल्क के अंदर मुआशी सूरत हाल भी बेहतर ना हो और सरहदी सूरत हाल भी बेहतर ना हो, तो इन हालात में आप जब किसी ऐसी शख्सियत की गिरफ़्तारी करते हैं, चाहे वो किसी केस में मतलूब है या नहीं, उस पर इल्ज़ाम है या नहीं, मैं इससे हट के बात करता हूँ, तो फिर आपको उसके बाद सियासी मंजरनामा तब्दील होता नज़र आएगा। मैं आपको ये बिल्कुल क्लियर कर दूँ, अगर कोई ये समझे कि वज़ीर आला सिंध की गिरफ़्तारी की सूरत में सियासी जो पूरी बिसात है वो ठीक तरीके से चलेगी, सियासी सिस्टम चलता रहेगा, तो मेरे ज़रा इस बात को कंफर्म करते हैं कि उसके बाद सियासी सिस्टम सही तरीके से नहीं चलेगा और बहुत सी कुव्वतें मुतहर्रक हो सकती हैं। इम्तियाज़ शेख साहब, क्या आप समझते हैं कि गिरफ्तारी अमल में आ सकती है? और अगर गिरफ्तारी अमल में आ जाती है, नैब जवाबात से मुतमईन नहीं होता, तो क्या कोई सियासी बहरान पैदा हो सकता है? वज़ीर आला को इस तरह बुला के गिरफ्तार करना है, मतलब, और ये मतलब सिंध के वज़ीर आला को ही क्यों, मतलब इस तरह, वैसे ही नैब पर इतने मतलब इल्जामात लग रहे हैं, इतने सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स हैं, मतलब मैं हमारे नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स हैं, और मुख्तलिफ इदारों से रिमार्क्स आ रहे हैं, अखबारों में पढ़ें आप। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, ये इंशाल्लाह आप देखिएगा, इस पर कुछ भी नहीं होगा, नहीं इसमें कोई इस तरह की गलत कोई चीज की गई है जिसपे कोई मतलब इस तरह का अमल कोई एक्शन लिया जाए कि वज़ीर आला जैसी शख्सियत को, और वो जो कि पूरे फोर फ्रंट में है इस पूरे मुल्क में, इस वक्त वो कोरोना को लीड कर रहे हैं इस वक्त पूरे मुल्क में। इम्तियाज़ शेख साहब, इस बात को हम मानते हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ही तो ये मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और नैब का नक्सस है, ये इंतकामी कार्रवाई का निशाना बना रहे हैं सिंध हुकूमत को, तो उसी बुनियाद पे के अलावा और बहुत शख्सियात हैं हमारी पार्टी की जो कि इस वक्त इस निशाने पर हैं। और मतलब दूसरे तहरीक इंसाफ में तो देखें कितने मतलब केसेस हैं, कितने स्कैंडल्स हैं, कोई एक भी गिरफ्तार हुआ, वापस लग गए, निकल के आ गए, लेकिन हालात तो बड़े खराब। हम तो खुद ये चाहते हैं, इस इशू को उजागर ही इसी वजह से किया गया था कि जमहूरियत डिरेल नहीं होनी चाहिए, इंतकाम का निशाना नहीं बनाना चाहिए, सबको एक ही सतह पर डील करना चाहिए। हलीम आदिल शेख साहब, इस वक्त जो सूरत हाल है सिंध की, वज़ीर आला की नैब में पेशियां, इस पर तो मौक़िफ़ इम्तियाज़ शेख का सामने आ चुका है, आप इस पर क्या मौक़िफ़ रखते हैं? और साथ ही साथ जो JIT की रिपोर्ट मंजर आम पर आई है, सिंध हुकूमत की तरफ से शाया हुई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये इल्जामात लगाए जाते रहे कि बेशतर अफराद के नाम शामिल हैं, लेकिन कोई एक भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा का नाम नहीं उसमें सामने आया।
सबसे पहले तो जो अभी आपने शेख साहब की बात की है, तो मैं शेख साहब की आधी बात से मैं बिल्कुल उसको सहमत हूँ कि ये नहीं होना चाहिए कि जी ऐसा होगा तो क्या होगा, वो होगा तो वो होगा, वो नहीं होनी चाहिए बात की। वज़ीर आला साहब जाएंगे, फिर पकड़े जाएंगे, और पकड़े जाएंगे तो क्या होगा, ये डिस्कस ही नहीं होना चाहिए ना। हमें क्या पता कब जाएंगे कब नहीं जाएंगे, तो ये तो अच्छी बात है शेख साहब जो बात कर रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब जो उन्होंने जिस तरीके से उन्होंने कहा कि सिंध में शायद घी और दूध की नहरें बह रही हैं और उनके साथ चलें, तो शेख साहब मेरे बड़े भाई हैं, हमारे मोहतरम हैं, अगर आपको भी दावत दे रहे हैं तो हमें भी पीछे की डिग्गी में बिठा लीजिएगा उस गाड़ी की, कुछ रोडें हम भी दिखा देंगे, कुछ अस्पताल हम भी दिखा देंगे, कुछ अस्पताल हम भी दिखा देंगे, कुछ सिंध का बुरा हाल हम भी दिखा देंगे। शेख साहब के साथ जब भी चले तो मुझे भी छोटी गाड़ी पीछे लगा लूंगा, और मैं चाहता हूं कि इसको बेहतर है 92 आ जाए, अपनी टीम भेजवाए इम्तियाज शेख साहब के साथ, आप वो भी दिखाएं और हम भी दिखा देंगे। तो बात यह है कि मैं बताना चाहता हूं कि सिंध का बहुत बुरा हाल है। सिंध में सिचुएशन ये कि कल भी मैं गया हुआ था, तो मतलब आज भी लकड़ी के पुल पड़े हुए हैं जहां उससे गिर के पिछले दिनों 10 साल बच्चा एक मर गया। आज भी शेख साहब के अपने जिले के अंदर गदा गाड़ी की एम्बुलेंसें चलती हैं, चिंची के ऊपर लोगों मरीजों को उठाया जाता है। आज भी सिंध में मोटरसाइकिलों की एम्बुलेंस, मरीज डेड बॉडीज मोटरसाइकिलों पर उठाई जाती हैं, गदा गाड़ी पे उठाई जाती हैं, रक्शे पे उठाई जाती है, चिंची में उठाई जाती हैं। आज भी अस्पतालों में दवाइयां नहीं मिलती हैं सिंध के अंदर, और आज भी लाड़काना में 2 करोड़ की दवाइयां इन दिनों, पिछले हफ्ते 2 करोड़ की दवाइयां कोरोना के लिए गई, उसको बेच दिया गया, बाद में कब्रिस्तान से दस्तयाब हो रही हैं। बात है कि यहाँ भी दूध और घी की नहरें नहीं बह रही, यहाँ बहुत बुरा हाल है, तबाह हाल है। कोई डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जिसकी कल सीधी हो, कोई इशू ऐसा नहीं है। शेख साहब, अवाम ये कहती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वफाक में तो मौजूद है, अगर सिंध हुकूमत कुछ नहीं कर रही तो वफाक की जानिब से क्या किया जा रहा है? के इलेक्ट्रिक के सामने आज आपने एहतजाज किया है, अच्छी बात है, एहतजाज करना चाहिए, अवाम के लिए करना चाहिए, लेकिन वफाक से कहिए ना कि के इलेक्ट्रिक को समझाए, के इलेक्ट्रिक को सब्सिडी दिए, ये जो भी करना है। सिंध की तो सुनता नहीं है के इलेक्ट्रिक, तो आप वफाक के जरिए कहलवाइए। सबसे पहले बता दूंगा वफाक ने क्या किया। कोरोना पिछले दिनों गुजरा है सिंध में, होके अभी गुजर रहा है, अभी उससे निकल रहे हैं। 60 अरब रुपए सिंध के 50 लाख लोगों को वफाक ने दिए। छोटी बात है, तफसील में जो कि कोरोना का टॉपिक नहीं है, तो मैं बताना चाहता हूं कि शेख साहब भी बता दीजिए, राशन के इंचार्ज थे, कि कितने लोगों को राशन दिया इन्होंने। वफाक ने सिंध के 50 लाख लोगों को 60 अरब रुपए का राशन दिया है। दूसरा, के इलेक्ट्रिक की बात करता हूँ। के इलेक्ट्रिक का 2023 तक का एग्रीमेंट, उसका मुआहदा 2009 में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने इनके दौर में अबराज लिमिटेड को दिया, अबराज कंपनी को दिया हुआ है, और अबराज को दिया तो 2011 में अबराज के मालिक को सितारा इम्तियाज दिया जाता है कि बड़ी जबरदस्त डील बनवा दी उसने। तो 2023 तक हाथ बंधे हुए, फिर भी गैस उनको पूरा दिया हुआ है, उन्हें फर्नेस ऑयल दिया हुआ है, जो ग्रिड में बिजली देने को दी हुई है। अब नीचे के इलेक्ट्रिक तक माफिया है। के इलेक्ट्रिक तो मैं समझता हूँ कि किलर इलेक्ट्रिक है। के इलेक्ट्रिक नेपरा जो कर रहा है वो कर रहा है उसके साथ, लेकिन सिर्फ गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी है। 2009 में ये तोहफा, ये अबराज का जो पहले परवेज मुशर्रफ के दौर में प्राइवेटाइज होती है, उसके बाद कंपनी, जब दूसरी कंपनी आती है, अबराज जो इस वक्त बैठी है, उसका तोहफा पीपल्स पार्टी के दौर का है। और वफाक, हम सब कुछ कर रहे हैं जो हम कर सकते हैं। अभी 2 रोज पहले उमर अयूब खान साहब बैठे थे, हम सब बैठे थे गवर्नर हाउस में। हलीम साहब, आपने आज इल्जाम भी लगाया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बेशतर रहनुमाओं की ईमा पर उनके लोगों को के इलेक्ट्रिक ने नौकरियां दी हैं और के इलेक्ट्रिक भत्ता भी देता रहा है। मुझे जी रेस्पॉन्ड करने का मौका दीजिएगा प्लीज। जी 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 शेख साहब, जी शेख साहब, जी बिल्कुल। तो मैं बताना चाहता हूँ, तभी तो बताया मैंने आपको, तो वो जो इन्होंने सितारा इम्तियाज दिया और इनके दौर में मिला, उसके बाद सब कुछ यहाँ हमें पता चला कि के इलेक्ट्रिक में किस किस को पैसे जाते रहे, किस किस को नौकरियां मिलती रही, कौन कौन बेनिफिशियरी रहा। दूसरा, JIT पे बात कर दूं, आपने कहा आपका सवाल का अगला, तो आज जो JIT है ना जी, 164 का बयान मौजूद है, वीडियोस मौजूद हैं, 6 साल से दुनिया दिखा रही है, बड़ी बड़ी लोगों की तस्वीरें वहां मौजूद हैं। क्या वो तस्वीरें नमाज पढ़ाने को गया था वहां? क्या ज़कात लेने को गई थी वहां? क्या वहां उनसे मिलने को गए थे वहां? उसके बावजूद अगर दूध से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया गया है लीडरशिप को, तो जैसे सिंध में जाली अकाउंट्स मशहूर है, ये एक जाली JIT आज इन्होंने, और देखिए बेचारी वेबसाइट भी करप्ट हो गई, वो उसका वजन बर्दाश्त ही नहीं कर सकी। वेबसाइट में करते हैं, वो फिर बैठ जाती है, फिर चढ़ाते हैं, फिर बैठ जाती है, फिर चढ़ाते हैं, फिर बैठ जाती है। वेबसाइट कह रही है कि ये झूठी JIT है, वो ही वजन नहीं ले पा रही, इसकी वेबसाइट अपलोड ही नहीं हो रही है। बात है कि अल्लाह का खौफ करे, खुदा का खौफ करे। मतलब कैसे इम्तियाज भाई आप बात कीजिएगा, इम्तियाज में जरूर बात कीजिएगा, कोई वो नहीं है। जी जी आप बात कीजिएगा, मैं बिल्कुल बीच में नहीं बोलूंगा। मैं कहना चाह रहा हूँ ये JIT अब होना ही चाहिए। 2-3 JIT फिर रही है, एक JIT मेरे हाथ में भी है, मैं आपको दिखा दूं।
ये भी एक JIT है, ये भी JIT है, लेकिन ना मैं फैसला कर सकता हूँ ना आप फैसला कर सकते हैं। एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से मैं अपील करता हूँ, चीफ जस्टिस से, कि एक सो मोटो एक्शन लें। जो उज़ैर बलोच जिंदा है अल्हम्दुलिल्लाह, बुलाएं, उसका 164 का बयान लेकर आए। JIT में जिनके साइन है, जो अफसरान थे, IB के, MI के, पुलिस के तमाम लोग, उनको बुलाएं और एक दफा इसका जुडिशियल कमीशन बनाएं और चेक करें कि किसने किया। मैं कहता हूं इस शहर के साथ जुल्म हुआ। बल्दिया फैक्ट्री में 269 लोग भत्ते के लिए जला दिए गए, मार दिए गए। निसार मोराई ने क्या कुछ किया, उज़ैर बलोच ने 198 लोग मारे। अब उसको खून को भूल जाए शहर के लोगों को। मैं कहता हूँ शेख साहब से ले लेना, शेख साहब से ले लेना, इम्तियाज शेख साहब से पूछ लेना। सबसे पहले तो जी अब देखें, अब मसला ये है, तो अली जैदी साहब बड़े जंपे लगा रहे थे कि JIT में मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। अब JIT आ गई तो उसको मान नहीं रहे। अब ये कोई तरीका है? JIT का तरीका है, JIT के तमाम अफसरों का, जो JIT बनी किसकी थी उसकी नोटिफिकेशन है कि कौन से 7 अफसर उसमें थे, उन 7 के दस्तखत वहाँ हैं। फिर वो होम सेक्रेटरी के पास जमा होती है, होम सेक्रेटरी IG के पास भेजता है, और मतलब वो आज सिंध गवर्नमेंट ने जाहिर कर दी। मतलब किस वजूहात की बिना पर, किसी टेक्निकल वजूहात की बिना पर नहीं की होगी, इनके मुतालबे पर कोर्टों के ऑर्डर पे हमने शाया कर दी। अब उसमें एक भी नाम बता दें तो कहाँ क्या मुंह रह गया अली जरी साहब का कि क्या किस मुंह से वो बातें कर रहे थे, कितना चीखो पुकार कर रहे थे। तो भली चैलेंज करना चाहे तो कर लेना सुप्रीम कोर्ट में, सुओ मोटो क्यों लें? आप लोग जाए ना कोर्ट में, अब जो अली जरी साहब जाए या जो भी जाए तो देख ले। तो मेरा मतलब है कि इस तरह के इल्जामात अपोजिशन लगाती आ रही है, इस तरह के इल्जामात मुख्तलिफ जगहों पे लगा रही है। ये कितने शर्म की बात है कि अपने वजीर आजम की जो उनकी पार्टी है, वजीर आजम उसके सरबराह हैं, उसके खिलाफ ये, उसके जो एक महकमा है उसके अंडर में, उसके खिलाफ जाके धरना दे रहे हैं। ये मतलब किसको बेवकूफ बना रहे हैं, किसको मतलब ये दे रहे हैं इतना, ये चीज समझा रहे हैं कि जी गवर्नमेंट भी इनकी, इदारे भी इनके अंडर में, संभाले भी ये, पैसे भी उसको ये दें, उनको कराची इलेक्ट्रिक को मतलब हर चीज ये खुद करें। तो मतलब अब वो कहते हैं कि जी हम धरना देंगे। ये कुछ समझ में आने वाली बात है कि कोई मतलब कोई यकीन करेगा कि वजीर आजम बट क्यों नहीं कार्रवाई करते, क्यों नहीं इसका लाइसेंस रिवोक करते, क्यों नहीं सस्पेंड करते? हमने तो मुतालबा किया है ना, आज नेपरा को भी कहा है कि आप आए, इंक्वायरी करें, फैक्ट फाइंडिंग मिशन लाएं, इसको रिवोक करें, इसका लाइसेंस सस्पेंड करें। तो क्यों नहीं करवाते? वजीर आजम का तो मतलब एक दाएं हाथ का काम है, ऑर्डर करेंगे वो हो जाएगा, क्यों नहीं करते? तो ये सोचने का सवाल है कराची वालों के लिए कि सोच लें। दूसरी बात, अवराज की बात की तो अवराज सबसे बड़ा डोनेशन गिवर है तहरीक इंसाफ का, इससे भी कुछ छुपी बात नहीं है। वो उनके जो मालिक हैं, जो इस वक्त अपना लंदन में है, अरेस्टेड हैं किसी मसले में, वो तो इनके पास बैठते थे, प्राइम मिनिस्टर के पास, प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठते थे, और सबसे बड़ी डोनेशन उन्हीं की है इस पार्टी को। उसके लिए हमें क्या कहा जा रहा है कि जी इन्होंने दिया और दिया। नौकरियां देखें, मतलब न कोई इनसे भत्ता लेता था, न कोई भत्ता किसको, कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई किसी को भत्ता क्यों देगी भाई, क्यों देगी? हाँ, नौकरियों का मुझे नहीं पता कि कौन उसमें लगा, कौन नहीं लगा, और वो भी मेरिट पे ही करते हैं। लेकिन तहफ्फुज़ात सुने तो दोनों जानिब के कहीं पर कुछ ना कुछ तहफ्फुज़ात जायज़ हैं, चाहे वो हुकूमत के वफाकी हुकूमत से हों या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सिंध में अराकीन हैं उनके सिंध हुकूमत से हों, कुछ ना कुछ तहफ्फुज़ात जायज़ हैं। लेकिन इस दौरान पिस कौन रहा है? अवाम पिस रहे हैं। अवाम फुटबॉल बने हुए हैं वफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत की इस चपकलिश के दरमियान। उम्मीद करते हैं कि सिंध हुकूमत जो है वो वफाकी हुकूमत के साथ रवाबित पढ़वाए और वफाकी हुकूमत भी जो है वो एक कदम आगे बढ़ाए तो सिंध की अवाम के लिए कुछ बेहतरी हो सके। नाज़रीन, दीगर इश्यूज पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जब इक़्तिदार में आई तो उसका ये मंशूर था कि जनूबी पंजाब सूबा बनाया जाएगा। इक़्तिदार में आने के बाद उस पर थोड़ी सी खामोशी इख्तियार हो गई, लेकिन फिर बाद में खामोशी टूटी और रफ्ता रफ्ता उस पर काम होना शुरू हुआ और फिर बात यहाँ पर आन पहुँची कि सेक्रेटेरिएट कहाँ बनाया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पंजाब ये चाहती है कि सेक्रेटेरिएट उसका जो है वो बहावलपुर में बनाया जाए और कैंप ऑफिस मुल्तान और खानेवाल बनाए जाएं, लेकिन बहुत से अफराद ये राय रखते हैं कि मुल्तान को दारुल खिलाफा बनाया जाना चाहिए। अब दो हिस्सों में अफराद बट चुके हैं। कुछ अफराद की राय ये कि मुल्तान को प्रेफरेंस देनी चाहिए, कुछ अफराद ये कहते हैं कि बहावलपुर को दारुल खिलाफा बनाया जाए।
क्या ये जो राय है ये मुनकसिम होने पर ये मामला मजीद तूल नहीं इख्तियार कर जाएगा? इसी इशू पर बात करने के लिए सीनियर सहाफ़ी राना अजीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा नदीम कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के बहावलपुर से MPA मोहम्मद अफजल साहब ने हमें ज्वाइन किया है। राना साहब, तहरीक इंसाफ ही इस इकदाम को उठाने वाली थी, तहरीक इंसाफ के ही ये मंशूर में शामिल था कि जनूबी पंजाब का नारा लगाकर वो इक़्तिदार में आई, लोगों को साथ में लाया, लेकिन अब ये बंटवारा हो चुका है। लोग ये चाहते हैं कि बहावलपुर मुल्तान में से किसी एक की चॉइस हो, मानी किसकी जाए, हुकूमत क्या करेगी? देखिए असर एक क्रेडिट हम तो तहरीक इंसाफ को देना चाहिए हमें कि तहरीक इंसाफ वाहिद हुकूमत है जिसने जो वादा किया था उसे पूरा कर रही है। जनूबी पंजाब का नारा कई सालों से लग रहा है, बहुत सालों से हर हुकूमत ने जनूबी पंजाब का नारा लगाया, इलेक्शन होता है, नारा लगता है, इलेक्शन के बाद वो नारा सिर्फ नारा रह जाता है। तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ दोनों ने मिलकर जनूबी पंजाब पर बड़ी मुशावरत की, बड़ी कोशिशें की और अब वो काम होता नज़र आ रहा है। देखिए सूबा बनने में भी बहुत टाइम लगता है, लेकिन ये बहुत बड़ा काम है कि जनूबी पंजाब के लोगों को अपने मसाइल के हल के लिए लाहौर की बजाय मुल्तान या बहावलपुर यानी जनूबी पंजाब के अंदर ही उन्हें वो सारी सहूलतें मुयस्सर हो जाएं। और इसके लिए मैं अप्रिशिएट करूँगा वज़ीर आला पंजाब को कि उन्होंने ये कदम उठा लिया। लेकिन इसके बाद जो एक ऐसी सूरत हाल बन गई है कि जिस सियासी जमात ने, जिस हुकूमत ने ये क्रेडिट लिया है, जो ये बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा काम उनकी अपने अंदर इख्तलाफात को बहुत बढ़ा गया है। सोशल मीडिया के ऊपर ये नदीम कुरैशी साहब माने ना माने, बाकी कोई और माने ना माने, लेकिन सोशल मीडिया पे जब मैं रोज़ाना देखता हूँ एक जंग शुरू है कि मुल्तान वालों तैयार हो जाओ, बहावलपुर वालों तैयार हो जाओ, तो ये एक ऐसी जंग है जिससे ये जंग किसी, इसमें पीपल्स पार्टी हिस्सा नहीं ले रही, इसमें मुस्लिम लीग नून हिस्सा नहीं ले रही, इसमें जमात इस्लामी का हिस्सा नहीं है, लेने की जरूरत नहीं, इसमें ये आपस में लड़ रहे हैं, यानी इत्तेहादी से भी लड़ रहे हैं, तहरीक इंसाफ का MPA तहरीक इंसाफ से भी लड़ रहा है। और ये लग रहा है कि जो एक मुद्दों से पुराना एक ख्वाब था जब वो पूरा होता नजर आ रहा है, तो उस ख्वाब के पूरे होते होते एक मुस्लिम लीग काफ और तहरीक इंसाफ के दरमियान कहीं दूरियां ना बन जाए। खुद तहरीक इंसाफ के अंदर जो बहावलपुर की हमायत के लोग हैं वो कहीं इससे बुरा ना मना जाए, इससे छोड़ ना जाए। और ये बहुत बड़ा इम्तिहान है उस्मान बुज़दार साहब के लिए। और अगर ये अदावत या ये मुखालफत ख़त्म ना की गई तो फिर जहन में रखें सबसे पहले जो बड़ा अपोजिशन से बड़ा नुकसान जो होगा इनके आपस के इख्तलाफात का होगा, जो मुझे होता हुआ नज़र आ रहा है। कुरैशी साहब, आप तर्जुमान भी हैं पंजाब हुकूमत के, तो पंजाब हुकूमत तो ये चाहती है कि सेक्रेटेरिएट जो है वो बने बहावलपुर में, कैंप ऑफिस बने मुल्तान में और खानेवाल में। बहावलपुर में सेक्रेटेरिएट बनने पर इख्तलाफ क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एक तो मैं आपको अर्ज करूं, साउथ पंजाब के लोगों के लिए ये एक तारीख साज लम्हा है कि जिस कॉज को लेकर साउथ पंजाब के 4.5 करोड़ लोगों ने 20-22 साल स्ट्रगल की, बिल आखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और इमरान खान को और फिर सरदार उस्मान बुज़दार साहब को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने साउथ पंजाब के लोगों की उस विश को, उस ख्वाहिश को, उस जदोजहद को ना सिर्फ अमली जमा पहनाया बल्कि उन्होंने प्रैक्टिकली ये साबित कर दिया। जबकि माजी में PMLN और पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ज्वाइंटली भी इक़्तिदार में रही और इंडिविजुअल भी उन्होंने इक़्तिदार इंजॉय किया और दोनों तीनों बार उनके पास 2/3 अक्सरियत थी। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पंजाब असेंबली में भी और मरकज में भी सादा अक्सरियत मिली। हम कानून साजी के मरहले में दाखिल नहीं हो सकते थे, लेकिन चूंकि इमरान खान ने साउथ पंजाब के लोगों से वादा किया और हम सब कोशिश करते रहे, बिल आखिर साउथ पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट के हवाले से चीजें इंप्लीमेंट होने की तरफ चली गई और 1 जुलाई को ऐलान हो गया कि साउथ पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट कायम होगा और एडिशनल IG और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साउथ पंजाब फिल वक्त काम शुरू करेंगे। अब प्रॉब्लम शुरू यहां से होती है कि जो मुल्तान के लोग हैं उनकी एक ये बड़ी देरीनाक मुतालबा था कि मुल्तान की अपनी एक हिस्टोरिकल वैल्यू है। मुल्तान 4000 साल से ज्यादा तारीखी शहर है जिसकी हिस्ट्री किसी को मालूम नहीं। मुल्तान साउथ पंजाब की पॉपुलेशन का 62% रखता है। मुल्तान साउथ पंजाब के रेवेन्यू का 70% कलेक्शन। तो कुरैशी साहब, बहावलपुर वाले भी तो ये कहते होंगे कि कुछ अरसा पहले माजी में हम रियासत का दर्जा रखते थे। देखिए, हमें बहावलपुर के दोस्तों की ख्वाहिश का बड़ा एहतराम है। हमें ये खुदा ना खास्ता, जैसे अभी राना साहब फरमा रहे थे कि PMLQ या
पीटीआई के दरमियान इख्तलाफ का बाइस बनेगा, ऐसा नहीं है। हम सब लोग इमरान खान की क़यादत पे गैर मुतज़लज़ल यकीन रखते हैं। मैं समझता हूँ ये क्रेडिट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का प्योरली है कि शाह महमूद कुरैशी साहब की ख्वाहिश पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आइन का हिस्सा बनाया गया साउथ पंजाब के सूबे को, और जब मुल्तान से लोगों ने अपने वोट से नवाजा तो फिर मुल्तान, यानी आप ये चाह रहे हैं कि एक ख्वाहिश हमारी थी तो फिर मुल्तान को ही प्रेफरेंस दी जानी चाहिए? देखिए, मैं समझता हूँ कि मुल्तान की एक हिस्टोरिकल वैल्यू है, मुल्तान की एक ज्योग्राफिकल वैल्यू है, मुल्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर है, मुल्तान सूफिया का शहर है, मुल्तान मोहब्बत करने वालों का शहर है, मुल्तान यहाँ सिंध का दारुल खिलाफा रहा है। भावलपुर अगर रियासत रही है तो भावलपुर समेत बहुत सारी रियासतें पाकिस्तान का हिस्सा बनी थी। कैपिटल बनने के लिए बहुत सारे लवाजमात इस तरह के हैं जो जिन पर 100% मुल्तान पूरा उतरता है। वैसे हमने अपनी सही, कुरैशी साहब साथ ही रहिए, मोहम्मद अफजल साहब से जान लेते हैं कि मुल्तान पे अगर सेक्रेटेरिएट बना दिया जाता है तो उस पे इख्तलाफ क्या है? अफजल साहब, जैसा कि कुरैशी साहब ये कह रहे हैं कि मुल्तान की अपनी एक हिस्टोरिकल वैल्यू है, उसको मद्देनजर रखते हुए ये इधर ही बनाना चाहिए। ये बात हम मानते हैं कि रियासत का वो दर्जा रखती थी बहावलपुर, लेकिन इस वक्त जो ज़रूरत है वो मुल्तान प्रेफरेंस पे होना चाहिए। आप उस पर क्या राय रखते हैं? बहुत शुक्रिया। आप अगर मुझे 5 मिनट दें, जी मुझे मौका दें तो मैं थोड़ा सा बहावलपुर के बैकग्राउंड में बारे में, जनूबी पंजाब सूबे के मुतालबा इनका जायज़ है, हमें इनसे कोई इख्तलाफ नहीं है। हमारा तो सिर्फ एक ही मुतालबा है कि हमारा सूबा बहावलपुर था, उसको बहाल कर दिया जाए। 1951 में उस दौर के वजीर आजम पाकिस्तान साहब थे और गवर्नर ख्वाजा नाज़मुद्दीन साहब थे। इन्होंने बहावलपुर रियासत को सूबा का दर्जा दिया। 1952 में बहावलपुर सूबा के पहले इलेक्शन हुए, जो मखदूम हसन महमूद साहब, जो कि मखदूम अहमद मोहम्मद के वालिद मोहतरम थे, वो पहले वज़ीर आला बने। चौधरी बशीर चीमा साहब, जो कि तारक बशीर चीमा साहब के वालिद मोहतरम थे, वो डिप्टी वज़ीर आज़म बने। और चौधरी फरजंद अली साहब जो स्पीकर उस असेंबली के बने। 1995 में वालियों कैम हुआ और तमाम सूबे खत्म कर दिए गए। 1955 में ये सारे सूबे खत्म कर दिए गए। 1970 में जहां से हमारा जवाल शुरू हुआ, हमारे बहावलपुर का नाइंसाफियां शुरू हुई। यहिया खान साहब जो सदर मोहतरम थे, उन्होंने अपनी हुकूमत में वालियों को तोड़ा और बहावलपुर सूबा को पंजाब में शामिल कर। कुरैशी साहब, जैसा कि मोहम्मद अफजल साहब ये कह रहे हैं कि अगर आपने जनूबी पंजाब बनाना है तो शौक से बनाइए, मुल्तान को दारुल खिलाफा बनाइए, हमें फिर अलग सूबा बनाइए। अगर तो हमें भी उसमें रखना है तो फिर दारुल खिलाफा वही होना चाहिए। देखिए यासिर साहब, मैं आपको एक अर्ज करूं, हर चीज की पाकिस्तान में चूंकि डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी हमें ये हक देती है कि हम अपनी राय का इजहार करें। मैं बतौर रुकने सूबाई असेंबली अपनी पार्टी के हर फैसले का पाबंद हूँ, मैं अपनी पार्टी डिसिप्लिन का पाबंद हूँ, लेकिन चूंकि मेरा ताल्लुक मुल्तान शहर से है और मैं आपको अर्ज कर दूं, मुल्तान शहर ने 2013 में इस नए पाकिस्तान की बुनियाद रखी थी। जब 2013 के इलेक्शन में मुल्तान शहर की मरकजी दोनों नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शक्ल में मुल्तान के शहीदों का खून शामिल है। 9 नौजवान इमरान खान साहब के उस जलसे में जो नवंबर 2014 में किला कोना कासिम बाग में हुआ, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा, जिसको माहिरीन कहते हैं कि कई लाख अफराद पर मुश्तमिल जलसा था। कुरैशी साहब, तारीखी हैसियत से तो डिनाई मोहम्मद अफजल साहब भी नहीं कर रहे। मुझे मोहम्मद अफजल साहब की किसी बात से इनकार नहीं है। मुझे मोहम्मद अफजल साहब हमारे भाई हैं, हमारे साथी हैं। हमारा और PMLQ का कोई इख्तलाफ नहीं है। हम इत्तेहादी जमातें, हमने पूरी स्ट्रगल इकट्ठे की है। इस मसले को भी ये बड़ा, लेकिन कुरैशी साहब सिर्फ एक बात है कि अगर सवाल सिर्फ ये है, अगर सेक्रेटेरिएट बहावलपुर बन जाता है तो आपका जो धड़ा है जो ये कहता है कि मुल्तान में बनना चाहिए, उसका रद्द-ए-अमल क्या होगा? देखिए, हमने सबसे पहली बात, हमने इमरान खान साहब की क़यादत में हर उस फैसले को मानना है जो जमहूरी अंदाज में होगा। इमरान खान साहब ने, उस्मान बुज़दार साहब ने ये बड़ा वाइज डिसीजन किया, क्योंकि हमारे पास 2/3 अक्सरियत नहीं है, कानून साजी हम नहीं कर सकते। उन्होंने भावलपुर और मुल्तान ये जो ज्वाइंट बनाया है सिविल सेक्रेटेरिएट, ये बुनियादी तौर पर उस सूबे के बुनियाद की पहली ईंट रखी जा रही है जो साउथ पंजाब सूबा पाकिस्तान के नक्शे पर इंशाल्लाह उभरेगा। मेरा मुतालबा, मेरी ख्वाहिश और मेरी बिल ये है कि सिर्फ ये ना किया जाए कि सिर्फ या तो सिर्फ भावलपुर को बना दिया जाए या फिर मुल्तान को। चुके हमारे पास जमहूरी तरीका है, हम साउथ पंजाब के अराकीन असेंबली की
कसरियत राय से फैसला कर सकते हैं। अगर चलिए बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल नदीम भाई सब ठीक हो गया। अफजल साहब अगर ये आपको क्या ये मसवदा, मैं आपको मेरा भाई मैं आपको ये बताता चलूं, बहावलपुर 2018 वाले इलेक्शन में इमरान खान साहब जो मौजूदा वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, इन्होंने जलसा में फरमाया था सब झूठ बोल रहे हैं, सब पार्टियां झूठ रहे हैं, मैं इंशाल्लाह सुबह बहावलपुर बनाऊंगा। हम तो इमरान खान साहब को वो वादा याद करवा रहे हैं और इंशाल्लाह हम उम्मीद भी रखते हैं, तवक्को रखते हैं इमरान खान साहब हमारे साथ इंसाफ फरमाएंगे। यानी आपके नजदीक ज्वाइंट सेक्रेटेरिएट नहीं होना चाहिए और सेक्रेटेरिएट एक ही होना चाहिए, वो बहावलपुर होना चाहिए, और अगर बहावलपुर को नहीं बनाते तो बहावलपुर को एक अलग सूबा बनाना चाहिए। हम ये उम्मीद करते हैं कि ये मामलात खुश असलूबी से हल हो जाए ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इत्तेहादी उनसे सिर्फ इस वादे पर जुड़े हुए हैं कि जनूबी पंजाब को सूबा बनाया जाएगा, वो उनसे मुंह ना फेर लें। नाज़रीन, द लास्ट स्टार से मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।